नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। मैं रोहित विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 1.1 वास्तविक संख्याएं, जिसका हमने परिचय आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, जिसके बारे में आप विस्तार से पिछली वीडियो में समझ सकते हैं। तो इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमारे पिछले वीडियो को अवश्य रूप से देखें। और एक खास बात आप लोगों के लिए बता दें कि आपका इस साल से मैथ और साइंस के सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, जिसमें कुछ चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं और कुछ चैप्टर में से कुछ पोर्शन या कुछ प्रश्नावलियां कम कर दी गई हैं। तो आप उन बातों को पर भी ध्यान दे लें और उन सभी चीज़ों को देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पहले पढ़ ही लिया है, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम पहले सवाल को शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहां पर आपकी पहली संख्या है 140, तो 140 के गुणनखंड करते हैं। सवाल में जैसा आपको कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही। हमने जान ही लिया था अभाज्य संख्या क्या होती है। एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, अभाज्य संख्या वो जो किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संख्या के जो गुणनखंड बनेंगे वो अभाज्य संख्याओं के रूप में रहेंगे। और अभाज्य गुणनखंड मतलब एक आपको बड़ी संख्या दी गई है, उस बड़ी संख्या को छोटे से छोटे रूप में, छोटे से छोटे टुकड़ों में बांटना। और खास तौर से ये ध्यान रहे कि वो संख्या अभाज्य रूप में ही होनी चाहिए। और जब भी आप गुणनखंड करना शुरू करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। इसके लिए हमने आपको सबसे पहले यह कहा था कि संख्या को यह देखना है कि वह संख्या सम है या विषम है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि संख्या सम विषम पर ध्यान देना है। सम संख्या है, जैसा कि 140 आपको यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो हम सीधा सबसे पहले जो गुणनखंड करना चालू करेंगे वो 2 से चालू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हम 2 से भाग देते हैं तो गुणनखंड करने का सिंपल सा तरीका है, आपको भाग देना आना चाहिए। जिस प्रकार से आप यहाँ भाग देते हैं, 140 को 2 से भाग देंगे तो 2 से 1 में भाग तो जाएगा नहीं, तो अगला अंक ले लिया 14, तो 2 सत्ते 14 और 0 का 0। वही पैटर्न हमें आपको इसमें अपनाना है कि जैसे हमने 2 से इसको भाग दिया, 2 सत्ते 14, 0 का 0। फिर अभी भी देखा कि संख्या कैसी है, सम है, तो फिर अभी 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दिया, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे इतनी बार कि 7 तो आता नहीं है, तो 7 से कम, तो 2 तिया 6। अब 7 है, 6 आया, कितना बचा 1, तो आगे वाली संख्या कितनी हो गई 10। तो 2 का पहाड़ा 10 के लिए पढ़ा जाएगा, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 35। अब फिर वही देखा जाएगा कि सम है या विषम, तो 35 क्या है, विषम। कैसे कि इकाई का अंक क्या है 5, तो अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 से नहीं जाएगा तो क्या ये संख्या 3 से विभाजित होती है, तो नहीं, 3 से नहीं होगी। तो 2 भाई बात हो रही है अभाज्य संख्याओं की, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो क्या ये संख्या 5 से विभाजित होती है, तो हाँ, तो 5 से भाग दिया, 5 सत्ते 35। फिर अगली संख्या आपको मिला 7, तो 7 भी एक अभाज्य संख्या है, मतलब 7 को आप 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे 140 के ये गुणनखंड आपके सामने आ गए हैं। अब इन गुणनखंडों को हम ऐसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। हमारा सवाल यही खत्म नहीं होता है। इसके बाद आपको यह देखना है कि भाई कौन सी संख्या कितनी बार गुणा में लिखी जा रही है। संख्या जितनी बार गुणा में लिखी होगी उसके अनुसार उस संख्या पर उतने की घात चढ़ा दी जाएगी। जैसे कि यहां देखते हैं 2 कितनी बार है, 1 2, तो आप 2 को लिख देंगे 2 की घात 2। और इसी प्रकार से अन्य अंकों को देखेंगे तो 5 यहाँ 1 ही बार है, तो ये 5 लिख दिया। फिर 7 भी 1 ही बार है, 7 लिख दिया।
तो इस तरह से हमारे 140 के गुणनखंड लिखे जाते हैं। 140 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी सवाल सिर्फ यहां इतना नहीं छोड़ना है, आपको घातों के अनुसार भी उसको लिखना है। आइए इसके बाद एक बार और एक सवाल को और समझते हैं हम। अगली संख्या है हमारी, जिस प्रकार से हमने 140 के गुणनखंड किए उसी प्रकार हम 156 के गुणनखंड करेंगे। दूसरा सवाल हमारा 156 का है, 156 के गुणनखंड करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम लाइन खींचेंगे, संख्या को लिखेंगे, फिर से वही तरीका कि सम और विषम को देखेंगे। तो इकाई अंक देखने पर हम पाते हैं कि 6 है, मतलब ये सम संख्या है। और सम संख्या है हमेशा आपको 2 से ही भाग देना चालू करना है, क्योंकि सवाल में स्पष्ट कहा गया है। मैं आपको बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि अभाज्य गुणनखंड, इसलिए गुणनखंड कैसे हो, अभाज्य रूप में ही हूं, इसलिए आप इसको 2 के अलावा 4, 6 या किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। तो आइए 2 से भाग देते हैं। तो अब 1 में तो भाग जाता नहीं है, तो आगे देखेंगे 15, 2 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार। तो 7 बार पढ़ने पर आता है 14। अब चूंकि 15 है, 14 आया, 1 बच गया, और वो 1 आगे वाली संख्या पर लग जाएगा, तो वो हो जाएगा 16। फिर 2 का पहाड़ा पड़ा जाएगा, 2 अट्ठे 16। तो अब ये होगा आपका 78, 78। 78 भी एक आपकी सम संख्या है, तो फिर से हम इसको 2 से ही भाग देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 7 के लिए 3 बार पढ़ा जाएगा, जो कि 6 आता है। 6 आता है, 7 था, 6 आया, कितना बचा, 1। आगे वाली संख्या में मिलकर वो हो जाता है 18। 2 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा, 2 नाम 18। तो इस तरह से अब आपके सामने आ गया 39, 39। अब ये देखा कि ये संख्या क्या है, एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो 2 से भाग नहीं देंगे, तो फिर किससे भाग दिया जाएगा, 2 के बाद आती है हमारी अभाज्य संख्या 3, तो 3 से भाग देते हैं। अब 3 से भाग दिया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। इस तरह से अब आपको मिला 13, और 13 भी एक क्या है, विषम संख्या है, और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 में किससे भाग जाएगा, 13 से। तो हमने 13 से भाग दिया, और 13 से भाग देने पर आया आपका 1। तो इस तरह से हमारे 156 के गुणनखंड हो गए। तो इस तरह से हमने 156 के गुणनखंड फिर से लिखेंगे। तो 2 कितनी बार है आपका, 2 बार, 2 गुणा 2, फिर है आपका 3, और फिर है। तो अब इसके बाद फिर वही करेंगे कि संख्या को घातों के अनुसार लिखेंगे। तो 156 के गुणनखंड लिखते हैं, तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 हो जाती है। 3 कितनी बार है, 1 ही बार है, और 13 कितनी बार है, 1 बार है। तो इस तरह से हमारे 156 के गुणनखंड हो जाते हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 3 और गुणा 13। तो इस तरह से हमारे 156 के गुणनखंड हो गए। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 3825। अब यहां देखिए, अभी तक हमारी पहली 2 संख्याएं थी 140 156, जो कि दोनों ही सम संख्याएं थी। क्या ये भी एक सम संख्या है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। तो क्या हम इसको 2 से विभाजित करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं, क्योंकि एक विषम संख्या है। अब 2 से विभाजित नहीं करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हमें 2 के बाद 3, तो देखना होगा क्या ये 3 से विभाजित होगी। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो एक रफली सॉल्व कर लें। फटाफट आप एक तरफ सारे अंकों को प्लस कर लें, सारे अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो देखते पाते हैं कि 3 और 8 11, 11 2 13 और 13 5 18। इन सभी का योग 18 है, और ये योग 3 से पूरी तरह से विभाजित होता है। अर्थात यह 3825 जो है ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसको 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 था 6 आया, कितने बचे 2, तो आगे हो गया 22। फिर 3 का पहाड़ा पड़ा, 3 सत्ते 21,
22 था, 21 आया, कितना बचा 1, तो आगे लग गया 15 हो गया, तो हो गया 3 पंजे 15। फिर अभी भी हमारे पास विषम संख्या है, सम तो खैर अब आना ही नहीं है क्योंकि पहले से ही सम नहीं थी। तो फिर से देखें क्या ये 3 से भाग जाती है, तो सारे अंकों को फटाफट आपस में जोड़ लिया जाए। 1 + 2 + 7 + 5, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। तो इस तरह से इनका योग होता है 15, जो कि 3 से पूरी तरह से विभाजित है, अर्थात हम इसको 3 से भाग दे सकते हैं। फिर से 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, कुछ नहीं बचा, आगे 7 है, 3 दूनी 6, 7 था 6 आया, कितना बचा 1, आगे 1 गया तो आगे वाली संख्या हो गई 15, फिर 3 पंजे 15। तो इस तरह से हमें 425 प्राप्त हुआ। अब 425 विषम है, साथ ही साथ ये देखना होगा क्या ये 3 से फिर से विभाजित होता है या नहीं। तो सारे अंकों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। 4 2 6 5 11, 11 में 3 से भाग नहीं जाता है, अर्थात ये 3 से विभाजित नहीं होगी। तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 5, तो हम 5 से भाग देंगे, 4 में भाग जाएगा नहीं, आगे हो गया 42, तो 5 8 40, ठीक है। तो बचा 2, आगे हो गया 25, 5 25। तो इसी तरह से फिर आगे भी संख्या 5 से ही भाग जा रही है, इकाई का अंक 5 है, स्पष्ट रूप से हम 5 से भाग दे सकते हैं। तो 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, और 8 आया, 8 था 5 आया, 3 बचे, तो कितना हो गया आगे 35, तो 5 7 35। तो इस तरह से आपको 17 प्राप्त हुआ। अब 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अर्थात इसको हमें किससे भाग देना होगा, 17 से ही भाग देना होगा। तो 17 एकम 17। इस तरह से हमें 3825 के गुणनखंड प्राप्त हुए, जो हम इस प्रकार लिख लेते हैं। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो फिर वही घातों के अनुसार लिखा जाएगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, आंसर जब भी आप लिखेंगे हमेशा घातों के रूप में ही लिखेंगे। इसलिए 3 कितनी बार है, 2 बार है, अर्थात हम इसको 3 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। फिर 5 भी 2 बार है, तो हम 5 को भी 2 बार 5 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। और 17 सिर्फ 1 बार है, तो गुणा 17। इस तरह से आपके 3825 के गुणनखंड होते हैं 3 की घात 2, 5 की घात 2 तथा 17। तो इस तरह से ये आपके 3825 के गुणनखंड हो गए। आइए अब अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारा जो है, चौथी संख्या जो है 5005। 5005 के गुणनखंडों को करते हैं। इसके गुणनखंड लिखे जाएंगे, तो वही सबसे पहले सम या विषम देखना है, ठीक है। चूंकि इसका इकाई का अंक 5 है तो सम तो है नहीं। फिर ये देखना है क्या ये 2 से भाग नहीं जाएगी। फिर ये देखना है कि क्या ये 3 से विभाजित होती है। अंकों को जोड़ा 5 5 10, तो 10 में 3 से भाग नहीं जाता है, तो सीधा ये किससे भाग जाएगा, 5 से। 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। फिर अब ये किससे भाग जाएगा, 5 से तो जाता नहीं है। तो फिर 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7। तो देखें क्या ये 1001 आपका 7 से विभाजित है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, बचेंगे 3, 0 लिया 30, 7 चौके 28, बचा 2, 1 उतारा, 7 या 21। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने हमारी जो 1001 जो है 7 से विभाजित होती है, और जिसका भाग करने पर आपको मिलता है 143। तो आप यहाँ इसको 7 से भाग देंगे, तो भाग देने का तरीका आपको समझ आ ही गया होगा। तो इस तरह से 1001 के गुणनखंड जब हमने किए, 7 को उससे विभाजित किया, तो आपने पाया 143। अब 143 किससे भाग जाएगा, क्या ये अभी भी 7 से भाग जा रहा है। तो आप देखेंगे कि 7 दूनी 14, 3 अकेला बच गया, तो 143 7 से भाग नहीं जाएगा। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 9, 9 तो नहीं हो सकती, तो 11, 11 से भाग देंगे, तो 11 एकम 11, 14 थे, 11 आया, कितने बचे 3,
3 आगे होते हैं 33, तो 11 तिया 33। तो इस तरह से आपने पाया कि अगला परिणाम जो आया वो कितना था, 13, और 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अर्थात 13 किससे विभाजित होगी, 13 से ही विभाजित होगी। तो 13 एकम 13। इस तरह से हमने 5005 के गुणनखंड किए। तो 5005 के गुणनखंडों को लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। क्या इन सभी गुणनखंडों में कोई भी संख्या दोहराई जा रही है, तो सभी संख्याएं एक एक बार हैं, तो इसमें आपको घात लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको 4 संख्याओं के गुणनखंड करके आपके दिखा दिए हैं। अब एक 5वीं संख्या है जो कि हम आपके लिए देते हैं। आपको इस 5वीं संख्या का गुणनखंड करना है और इसके गुणनखंडों को आपके कमेंट्स में हमको बताना है। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जो भी पूर्णांक दिए हैं उनको क्या करना है, आपको उनके एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ बताने हैं। एलसीएम एचसीएफ बताने के बाद साथ ही साथ आपको जांच करनी है। क्या करना है, जांच करना है। जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक आपका फॉर्मूला है जो कि आपको 4वीं-5वीं क्लास में सिखा दिया जाता है। तो सोचिए आपको ये 10th क्लास के सवाल में आ रहा है, 10th क्लास बोर्ड क्लास में आ रहा है, तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आपके मार्क्स तो कहीं जाने ही नहीं चाहिए। ये सवाल तो आपने 5वीं क्लास में, 4वीं-5वीं क्लास में सीख लिया था। ये समझिए बस आपके लिए एक रिवीजन है। तो बस थोड़े से मेहनत, थोड़े से ध्यान की जरूरत है और ये पूरे के पूरे नंबर हमारे। तो आइए समझते हैं। जैसा कि पहला सवाल है 26 और 91। इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। अब हम आपको बता दें, हमें जैसे अभी हमने पिछले सवाल में गुणनखंड करना सीखा, ठीक उसी प्रकार हम 26 से 91 या दूसरे सवाल में जो भी संख्याएं दी हैं उन सभी के गुणनखंड करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आइए हम पहला सवाल की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहले सवाल में संख्या है 26 और 91, तो हम सबसे पहले 26 के गुणनखंड करते हैं। 26 जो कि एक सम संख्या है जिसमें 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो 2 से 26 को भाग दिया तो कितना आया, 13। फिर 13 एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको हम सीधा किसी और अन्य संख्या से भाग ना देने का सोचकर सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में 13 से भाग देंगे। तो 13 एकम 13। इस तरह से आपने देखा कि 26 के गुणनखंड 2 गुणा 13। 91 के गुणनखंड 26 के साथ आपका 91 है, 91 का गुणनखंड करते हैं। तो 91 सम है या विषम, विषम संख्या है, जाहिर सी बात है 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम सारी अभाज्य संख्याएं सोच लेंगे। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे सोचते हुए जाएंगे। तो ये किससे भाग जाता है, तो हम पाएंगे कि ये 7 से भाग जाता है। 91 में 7 से भाग जाता है। तो 7 से 91 को भाग दिया तो 7 एकम 7, 9 था, 7 आया, कितना बचा, 2। तो आगे हो गया 21, तो 7 तिया 21। तो फिर से हमने देखा कि भाग देने पर आपने क्या पाया, 13, और 13 जो कि एक अभाज्य संख्या है, अर्थात इसको आप किससे भाग दे सकते हैं, 13 से ही भाग दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 26 और 91 के हमने गुणनखंड कर लिए। अब आपको एक बात बता दें, आपको एलसीएम और एचसीएफ पता करने के लिए, ज्ञात करने के लिए अलग 2-2 बार गुणनखंड नहीं करने हैं, उसमें आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार ही इनके अलग अलग अंकों के गुणनखंड कर लेंगे। अब गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 26 के गुणनखंड हमने लिखे तो वो होते हैं 2 गुणा 13,
और 91 के गुणनखंड हमने लिखे तो वो होते हैं 7 गुणा 13। इस तरह से आप गुणनखंड लिखेंगे। उसके बाद क्या क्या पता करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम लिखेंगे, लिखने पर ध्यान दें, आपको हम अभी पूरे विस्तार से बताएंगे साथ में, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में भी उसी तरीके से लिखें। हम आपको हर सवाल उसी तरीके से हल करके दिखाएंगे जिस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए। तो अगर यदि आप फुल मार्क्स चाहते हैं, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 on 2 मिले, 4 का है, 3 का है, जितने मार्क्स परफेक्ट मार्क्स अगर आप यदि आपको चाहिए तो हम आपको यहाँ पर जिस प्रकार से लिखने का तरीका बताते हैं, आप सवाल समझने के साथ साथ लिखने के तरीके पर भी ध्यान दें ताकि आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो है आपको पढ़ाने का, मैथ्स के अंदर हम चाहते हैं कि आपको 95% प्लस मार्क्स मिले, और हम तो ये उम्मीद रखेंगे कि आपको 100 on 100 मार्क्स मिले। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर खास तौर से ध्यान देना है, लिखने के तरीके पर ध्यान देना है। तो आइए हम देखते हैं। 26 के गुणनखंड हमने लिखे 2 गुणा 13, 91 के गुणनखंड लिखे हमने 7 गुणा 13। अब लिखेंगे 26 तथा 91 का एलसीएम। ठीक है, क्या लिखेंगे, 26 तथा 91 का एलसीएम। एलसीएम में सबसे पहले आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी का गुणनखंड है। तो यहां पर सभी का गुणनखंड कौन है, 13 यहां पर दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। तो हमने सबसे पहले वो लिखना है। उसके बाद बचे हुए शेष अंकों को लिख देंगे, बाकी बचे हुए अन्य गुणनखंडों को लिख देंगे, जो कि गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, अब ये गुणनखंड लिख दिए। गुणनखंड लिखने के बाद हम इनको आपस में गुणा करेंगे। तो 13 और 2 का गुणा किया तो 13 दूनी होता है 26, और उस 26 को हमने 7 से गुणा करेंगे तो आता है 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18। तो आपका एलसीएम आया 182। अब एलसीएम 182 आ गया। एचसीएफ, तो एचसीएफ की बात करें तो फिर हम फिर से लिखेंगे 26 तथा 91 का HCF। क्या लिखना है, 26 तथा 91 का HCF। तो वो क्या होगा, तो HCF लिखने के लिए सिर्फ आपको जो कॉमन नंबर दिखाई दे रहा होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको जो दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ वही लिखना है। उस उभयनिष्ठ गुणनखंड के अलावा और कोई सा अंक आपको नहीं लिखना है। तो यहां पर HCF के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर जो है वो ओनली 13 है। तो इस तरह से 26 और 91 का HCF कितना होता है, 13। अब ये तो हो गए एलसीएम और एचसीएफ दोनों। अब आइए आते हैं हमारे जांच पर। तो सवाल में जांच करने के लिए बोला गया है, जांच लिखते हैं। तो जांच लिखने के लिए हम अगले पेज पर आते हैं। तो जांच करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि हो सकता है आपको सवाल में, एग्जाम में सवाल में आपको लिखा ना दिया गया हो, इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये आपका एक सरल सा फॉर्मूला है जांच करने के लिए। ये आपको जांच करना है, या इस तरह से आप जांच लिख देंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला लिखकर जांच करेंगे। अब 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब वो 2 संख्याएं जिनका आपने क्या निकाला है, एलसीएम और एचसीएफ। तो हमने किन किन का एलसीएम एचसीएफ निकाला, हमने एक 26 का एलसीएम निकाला, हमने एक किसका निकाला, 91 का एचसीएफ एलसीएम निकाला। तो इस तरह से हमारी 26 और 91 2 संख्याएं हो गई। उनका
एलसीएम जो था हमारा 182 और एचसीएफ जो आया था हमारा 13। इस तरह से हमने देखा था कि हमारा एलसीएम जो था 182 आया था और एचसीएफ जो आया था हमारा 13 था। तो इस तरह से हम इनको लिखेंगे। तो जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, 26 गुणा 91 दो संख्याएं हो गई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इनको गुणा करना है और गुणा करने पर हमने बीच में चूंकि क्या लगा रखा है, बराबर, तो दोनों तरफ के गुणा करने पर आपके आंसर जो है बराबर आने चाहिए। तो हम गुणा करते हैं तो 182 और 13 का गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26, 2 बचता है, 13 अट्ठे 104 और 2 106, तो बचा 10, 13 एकम 13 और 10 23। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इस तरफ गुणा करने पर आता है 2366। उसके बाद इधर इनका गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हम 26 गुणा 91 करेंगे। एक का गुणा करते हैं, पहले 1 का 6 में करें 6, 2 में करेंगे 2, फिर 9 का करें तो 9 का करेंगे तो इस तरह से आपका ये दोनों तरफ जो आपका आंसर आएगा 2366 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप यहां देखेंगे आपका LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। जहां पर आपके ये दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, इसका अर्थ यह है कि आपके एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही है। तो आइए चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, जो कि क्या है 510 और 92। आपको 510 और 92 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है और फिर उसकी भी जांच करनी है। तो जिस प्रकार हमने पहले सवाल की गुणनखंड किए, फिर हमने गुणनखंड लिखे, फिर उनके बाद उनके एलसीएम एचसीएफ निकाले और बाद में उनकी जांच की, तो ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को भी हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 510 के गुणनखंड करते हैं। तो 510 क्या है, एक सम संख्या है, तो 2 से भाग देना शुरू करेंगे। 2 से भाग देते हैं तो सबसे पहले 2 से भाग दिया तो 5 में भाग जाएगा, तो 5 के लिए 2 दूनी 4, 1 बचेगा, आगे 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 11 था 10 आया, अभी भी 1 बच रहा है, आगे 0 है 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 255। अब भाई 255 जो है क्या है, एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो क्या ये 2 के बाद 3 से विभाजित होता है, तो 3 से विभाजित दिखाने के लिए फटाफट क्या करें, सारे अंकों को आपस में जोड़ लें। तो 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 से विभाजित होता है, अर्थात हम इसको 3 से भाग दे सकते हैं। तो 3 से भाग दें तो 3 अट्ठे 24, 25 में से 24 आया, 1 बचा, आगे 15, 3 पंजे 15, 85। अब 85 क्या फिर 3 से विभाजित होता है, तो 5 और 8 13 विभाजित नहीं होगा, तो हम 3 से भाग नहीं देंगे। 3 से नहीं देंगे तो फिर 5 से देंगे। 5 से देते हैं तो 5 एकम 5 बचेगा कितना, 3 हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35। और हमने यहाँ देखा कि भाई 85 को जब 5 से भाग दिया तो कितना आया, 17, और 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए आप इसको किससे भाग देंगे, 17 से देंगे, तो 17 एकम 17। तो इस तरह से हमने 510 के गुणनखंड किए, जो कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 इस तरह से होते हैं। फिर उसके बाद 510 के बाद अब उसके बाद संख्या है हमारी अगली 92, तो हम 92 को भाग देंगे, तो 92 को करेंगे तो 92 क्या है, एक सम संख्या है, तो 92 भी सम है, तो किससे भाग दिया जाएगा, 2 से भाग दिया जाएगा। 2 से भाग दें तो 2 चौको 8 बचेगा 1, 2 6 12, तो 46 आया। 46 क्या है, एक सम संख्या है। 46 को फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आपको 23 प्राप्त हुआ। अब 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है अर्थात सीधा हम इसको 23 से ही भाग देंगे, तो 23 एकम 23। तो हमने देखा कि 92 के गुणनखंड किए, तो 92 के गुणनखंड में 2 गुणा 2 गुणा 23 आता है। तो इस तरह से हमने 510 और 92 के गुणनखंड कर लिए। अब उनके हम गुणनखंडों को लिखेंगे।
तो 510 के गुणनखंड लिखते हैं तो 510 का गुणनखंड करने पर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 ये आपको आया। 92 के हमने गुणनखंड लिखे तो 92 के गुणनखंड में 2 गुणा 2 गुणा 23। इस तरह से हमने सभी गुणनखंड लिख लिए। अब गुणनखंड लिखने के पश्चात अब हमको क्या लिखना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो फिर हम यहां लिखेंगे ठीक इसी के नीचे 510 तथा 92 का एलसीएम। तो 510 तथा 92 का एलसीएम लिखेंगे। अब एलसीएम निकालना है तो फिर वही तरीका कि जितने भी ये गुणनखंड लिखे हैं दोनों संख्याओं के गुणनखंडों के में आपको एक कॉमन नंबर्स ढूंढने हैं। क्या ढूंढना है? कॉमन नंबर्स। तो भाई सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ कॉमन नंबर क्या है? 2। तो ये हमने लिख दिया 2। क्या इसके अलावा और कोई कॉमन नंबर आपको दिखाई देता है? तो यहाँ पर और कोई कॉमन नंबर यहाँ नहीं है। तो और कोई कॉमन नंबर नहीं है तो फिर बचे हुए सारे अंकों को लिख दिया जाएगा। तो बचे हुए अंकों में आपका आता है यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको गुणन के फल के रूप में लिख लिया, गुणा के रूप में लिख लिया। अब गुणा करने के बाद हम इन सभी का करेंगे गुणा। तो गुणा करेंगे तो सबको आप इस तरह से गुणा करेंगे, एक एक करके सब में गुणा करते हैं भाई। 2 का 2 में जो आंसर आएगा, फिर उसका 3 में, फिर जो आंसर आएगा उसका 5 में, ऐसे करके आप सबका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आता है 23,460। तो इस तरह से आपका ये आ गया क्या? एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के बाद क्वेश्चन में एचसीएफ भी पूछा है। तो ठीक उसी प्रकार फिर से लिखा जाएगा कि 510 तथा 92 का एचसीएफ। अब एचसीएफ में क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन नंबर देखना है, ओबेनिस्ट गुणनखंड देखना है, और सिर्फ कॉमन नंबर में क्या है आपका? 2। तो इस तरह से आपका एचसीएफ कितना हो जाता है? 2। तो इस तरह से हमने 510 और 92 के एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए। एलसीएम आपका हो जाता है 23,460, एचसीएफ हो जाता है 2। आइए अब हम इसकी जांच करते हैं। यहां आप ऊपर जांच लिखेंगे, जांच लिखकर नीचे सूत्र लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? एक बार और दोहराते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारी 2 संख्याएं कौन सी थी? एक तो थी 510, दूसरी संख्या क्या थी? 92, जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। ठीक है, तो आइए जांच करते हैं। जांच करने में सूत्र क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याएं क्या है? एक तो है आपकी 510 और दूसरी है 92 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया था आपका? 23,460, ये एलसीएम आया था। एचसीएफ कितना आया आपका? 2 आया। ठीक है, अब इस तरह से आप सवाल को लिख रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा सवाल के लिखने के तरीके पर भी आपको ध्यान देना है। अर्थात जैसा हमारा जहां पर हम बराबर के चिन्ह लगा रहे हैं वो बराबर के चिन्ह पर भी ध्यान देना है, एक एक चिन्ह एक एक शब्द पर ध्यान देना है। भाई बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए ताकि आपके सवाल यहाँ वहाँ ना भागे। ठीक है, आइए फिर हम इनका गुणा करते हैं। गुणा करने पर हम पाते हैं कि भाई हमने 2 का गुणा 23,460 में किया, तो गुणा करने पर हम पाएंगे तो 23,460 का हम गुणा करते हैं तो 0 का 0, 2 6 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो गुणा करने पर आया है 46,920। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करने पर आपका इसका आंसर भी 46,920 ही आएगा। ठीक है, अर्थात हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या है? इक्वल होने चाहिए।
हमारे दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब हमारी जांच सही है, हमारे एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने आपके सामने दो संख्याओं का 26 और 91 एक प्रश्न, दूसरा 510 और 92 दूसरे प्रश्न, दो प्रश्नों को हल करके आपको हमने बताया है। तीसरा प्रश्न जो कि आपके लिए हम देते हैं कि आपको ये हल करना है और आपके हल को हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और अगर कोई समस्या आती है तो हमें उस कमेंट बॉक्स में आपको हमसे पूछना है। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो भाई अभी हमने दूसरे प्रश्न में एलसीएम एचसीएफ ज्ञात किया ही था, बस फर्क इतना था कि वहां जांच करनी थी, और वो वाली जांच जो है, जो हमने पिछले सवाल में जो सूत्र पढ़ा, वो जांच सिर्फ दो संख्याओं पर लागू होती है। ये तीन संख्याओं के लिए जांच का नियम वो लागू नहीं होता है। यहां पर आपको सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करना है। तो आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो भाई जैसा कि पहला सवाल है आपका, पहली संख्या, पहला प्रश्न यहाँ पर 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ। तरीका वही रहेगा, हमने पहले सवाल में भी गुणनखंड करना सीख लिया, दूसरे सवाल में भी गुणनखंड करना देख लिया, फिर से तीसरे सवाल में भी गुणनखंड करने आ गए। तो भाई ये तो आपको चौथी पांचवी में हमारे टीचर्स के द्वारा सिखा दिया गया है, और अब आपके लिए ये रिफ्रेशमेंट करना है। तो एक बार और अच्छे से ध्यान दे लें, ताकि हमारे मार्क्स बिल्कुल भी कटने नहीं चाहिए, ताकि हमने आपको अपना पहले ही अपना मोटिव बता दिया कि हम क्या चाहते हैं। आपको यहाँ पर मैथ्स के अंदर 95% मार्क्स आपको हम दिला सकें, यह हमारी कोशिश है। तो इसलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको इसमें क्या करना है, अभी हम पढ़ रहे थे, पहले हमने सिर्फ एक संख्या के लिए गुणनखंड किया, अगले सवाल में हमने दो संख्याओं के गुणनखंड किया और उनके एलसीएम एचसीएफ निकाले। अब तीसरे सवाल में तीन संख्याएं तीन दे दी हैं और तीनों का एलसीएम एचसीएफ साथ निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम 12, फिर 15, फिर 21, 12, 15 और 21 इनका हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं। आपको एलसीएम निकालने के लिए दोबारा अलग से दोबारा गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा गुणनखंड करने पे आप एक बार यहां करेंगे, फिर इकट्ठा करने में अपना समय बर्बाद करेंगे कि भाई सबका फिर 12 का 15 का और 21 का सबका गुणनखंड अलग से एक साथ करेंगे। तो उसमें समय बर्बाद करने से अच्छा हम एक ही बार गुणनखंड करेंगे और उसी से हम उसके एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो 12 का गुणनखंड करते हैं। 12 सम संख्या है तो 2 से भाग दिया जाएगा, 2 छिंग 12, ठीक है। फिर 2 से फिर भाग दिया, 2 तिया 6, और फिर 3 से ही भाग जाएगा तो 3। अब मैं आपको बार बार सम विषम भाज्य अभाज्य पर ध्यान नहीं दिलाऊंगा, मैं आपको हमारी पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे से बता चुका हूं, और इस वीडियो में भी मैंने आपको बार बार अभाज्य संख्याओं के बारे में बता दिया है। तो अब हम सिर्फ संख्याओं पर ध्यान देंगे कि ये संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होती है। बस इतना ध्यान रखें कि ये छोटे से छोटे रूप में अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। तो 12 के गुणनखंड हमने लिखे 2 × 2 × 3। 15 के लिखते हैं तो 15 3 से विभाजित होगा, विषम संख्या है, 3 5 6 15, और 5 है तो 5 से ही भाग जाएगा। फिर अगला 21, 3 से 3 7 21 और 7 एकम 7। तो इस तरह से हमने देखा कि 12, 15 और 21 ये गुणनखंड हमारे पास आ गए। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले आपको इन सभी संख्याओं के गुणनखंड लिखने हैं, इनको गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम इसी के नीचे लिखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 12 के गुणनखंड हमने लिखे, तो 12 के गुणनखंड में 2 × 2 × 3, इस तरह से ये 12 के गुणनखंड लिखे गए। 15 के हमने लिखे 3 × 5। 21 के गुणनखंड हमने लिखे 3 × 7। तो इस तरह से हमने सभी संख्याओं के गुणनखंड लिख लिए। गुणनखंड लिखने के बाद अब आपको क्या बताना है, एलसीएम। तो लिखेंगे
12, 15 तथा 21 का एलसीएम। मार्क्स पूरे पूरे चाहिए तो हमें ये सब लिखना बहुत जरूरी है। सिर्फ गुणनखंड कर देना और डायरेक्ट एलसीएम लिख देना ही काफी नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, पूरे शब्दों में इसको लिखना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे मार्क्स जो है चेकर किसी भी तरीके से काटने की कोई गुंजाइश ना रहे। इसलिए आपको पूरा लिखें इसमें। अब एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम में सबसे पहले हमने बताया कि क्या लिखना है आपको, कॉमन नंबर। तो यहां पर कॉमन नंबर में क्या आता है आपका 3 आपका कॉमन नंबर है, तो यहां पर हमने सबसे पहले कॉमन नंबर लिखा 3। उसके बाद क्या और कोई अंक जो है या और कोई अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में कॉमन नजर आती है, तो और कोई भी यहां संख्या आपको नजर नहीं आएगी। तो इसके बाद बचे हुए सारे अंकों को लिखना है। तो भाई बचे हुए सारे अंक में कौन कौन से हैं, 2 गुणा 2, तो वो भी लिख दें 2 गुणा 2। उसके बाद फिर आता है आपका 5, तो फिर गुणा 5 लिख दें। फिर आता है गुणा 7, फिर उसको गुणा में 7 भी लिख दें। ये सब लिखने के बाद हम इन सभी का क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, इसका हम गुणनफल प्राप्त करेंगे। गुणनफल प्राप्त करेंगे तो गुणा करने पर सारे अंकों को आपस में गुणा करें तो क्या आता है, तो आता है हमने गुणा किया 3 गुणा 2, तो 3 गुणा 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7 करते हैं तो 6 7 42 अर्थात 420। तो 12, 15 और 21 इन सभी का हमने गुणनफल प्राप्त किया और गुणनफल कितना आया 420। मतलब 12, 15 और 21 का एलसीएम 420 होता है। अब एचसीएफ और बताना है आपको, तो फिर वैसे ही लिखेंगे 12, 15 तथा 21 का HCF। तो HCF लिखा जाएगा। तो HCF में सिर्फ आपको क्या देखना है, ओनली एंड ओनली कॉमन नंबर, मात्र सिर्फ कॉमन नंबर देखना है। और कॉमन नंबर क्या है 3। इसके अलावा और कोई कॉमन नंबर यहां नहीं है, अर्थात यहां पर 12, 15 तथा 21 का HCF जो है वो कितना है 3 है। तो हमने यहां पर पाया 12, 15 के 21 के गुणनखंड किए। गुणनखंड करके हमने सभी में क्या किया, सबसे पहले कॉमन नंबर लिखा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले कॉमन नंबर लेना है। कॉमन नंबर लेने के बाद बाकी बचे हुए सारे नंबर्स को ले लेना है और उनका गुणनफल प्राप्त करना है। एचसीएफ में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉमन नंबर लेना है। तो इस तरह से हमें 12, 15 और 21 के एलसीएम एचसीएफ प्राप्त होते हैं। तो चलिए आते हैं अब हमारे दूसरे सवाल पर, जिसमें संख्याएं 17, 23 और 29। अब इनका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे कि हमने पहले सवाल में किया, उसी प्रकार से हम सभी संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। 17 का, 23 का और 29 का। तो भाई संख्याओं को ध्यान से देख लिया जाए। ये संख्याएं क्या हैं, कौन सी संख्याएं हैं, ये सारी जो 17, 23, 29 ये सभी कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याएं हैं तो मतलब 17 में किससे भाग जाएगा, 17 से ही भाग जाएगा। 17 एकम 17। 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 से ही भाग जाएगा। 23 एकम 23। 29 भी अभाज्य संख्या है तो 29 में किससे भाग जाएगा, 29 एकम 29। तो इस तरह से हमने आपको और इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमने 17, 23 और 29 के गुणनखंड लिख लिए। अब गुणनखंड लिख लिए, गुणनखंड कर लिए। अब हम इनके गुणनखंड लिखेंगे। 17 का 17 गुणा 1, 23 का 23 गुणा 1 लिख सकते हैं, और 29 का 29 गुणा 1। भाई 1 क्यों लिखा, 1 इसलिए क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए हमने इस सवाल में सभी के गुणा में 1 लिख दिया है। अब हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे 17, 23 और 29 का
LCM। LCM पता करने के लिए सबसे पहले देखा जाएगा कि तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन नंबर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो यहाँ कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? वैसे अगर एक को छोड़ दिया जाए तो यहाँ आपको कोई भी उभयनिष्ठ नंबर नहीं दिखाई देगा, लेकिन कॉमन नंबर तो कुछ दिखाना रहेगा। तो यहाँ तो भी एलसीएम में फिलहाल कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो हम सभी संख्याओं को आपस में गुणा में 17 गुणा 23 गुणा 29 को गुणा के रूप में लिख देंगे। तो गुणा करने पर आप क्या पाते हैं? तो गुणा करने पर आप सभी इसको आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपको मिलता है 11,339। तो ये आपका एलसीएम आता है। फिर वहीं आपको एचसीएफ, तो फिर हम उसी तरह से नीचे लिखेंगे 17, 23 और 29 का एचसीएफ। तो एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ कॉमन नंबर देखना है। तो कॉमन नंबर देखेंगे तो यहां पर आपको कॉमन नंबर में वैसे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो एक क्या होता है? सभी संख्याओं का सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है। एक क्या होता है? सभी संख्याओं का सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। इसलिए यहां पर एचसीएफ जो होगा 17, 23 और 29 का एचसीएफ होगा 1। तो इस तरह से आप पाते हैं कि जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उन अभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 है, और कहा गया है कि एक सभी प्रत्येक संख्याओं का सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा सवाल होता है जिसमें हमने 17, 23 और 29 के एलसीएम और एचसीएफ निकाले। अब बचता है शेष तीसरा सवाल जो कि हम आपके लिए देंगे, जो आपको हल करना है और आपको सवाल को कमेंट बॉक्स में हल करके दिखाना है। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आइए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आइए आते हैं हम अपने अगले चौथे सवाल पर। तो चौथा प्रश्न क्या है? आपको दिया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो दो संख्याएं हैं 306 और 657, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है। क्या दिया है? 9 दिया है। आपको इन्हीं दोनों संख्याओं का 306 और 257, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो भाई अब ये कैसे किया जाएगा? तो इसको करने के लिए हमें फिर वही सूत्र का प्रयोग करना है जो सूत्र हमने दूसरे प्रश्न में जांच करने के लिए प्रयोग में किया था। तो उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो भाई वो सूत्र क्या है लिखते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करें? पहले संख्याएं लिख लें। कैसे? हम यहां लिखेंगे एचसीएफ, कोष्टक में वही संख्याएं लिख देंगे ताकि समझ में आ जाए कि किन संख्याओं की बात हो रही है। एचसीएफ बराबर 9 है। आपको एलसीएम किनका? वही दोनों संख्याओं का 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है कि ये क्या होगा। तो आइए पहले हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिखा जाए तो सूत्र क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस तरह से यह हमारा एलसीएम एचसीएफ का जांच वाला फॉर्मूला जो सूत्र है ये लिखना है। इस सूत्र को लिखकर आपको भाई यहां लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याओं का गुणनफल संख्याएं कौन सी? 306 और 657। तो यहां दोनों संख्याएं लिख लें, 306 गुणा 657 बराबर एलसीएम, वो तो हमें पता करना है। तो एलसीएम की जगह पर एलसीएम ही लिखा रहेगा, गुणा एचसीएफ। तो एचसीएफ सवाल में आपको कितना दिया है? 9। ठीक है, ये हो गया। अब आपको एलसीएम पता करना है। एलसीएम पता करने के लिए क्या करेंगे कि 9 जो है एलसीएम से क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। और एलसीएम पता करना है तो एलसीएम की तरफ जो भी संख्या है, संख्या को आप
दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे। और पक्षांतर का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? कि संख्या एक पक्ष में जिस चिन्ह में है, पक्षांतर होने पर दूसरी तरफ जाकर विपरीत चिन्ह में हो जाती है। अर्थात अगर कोई संख्या प्लस की है तो दूसरी तरफ जाकर वो माइनस में हो जाएगी। अगर यदि वो यहाँ पर माइनस में है तो उस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगी। गुणा में है तो भाग में चली जाएगी, और भाग में है तो गुणा में चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, पक्षांतर अर्थात एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाना। ठीक है, तो मतलब LHS से RHS की तरफ या RHS से LHS की तरफ, किसी भी तरफ जा सकती है। लेकिन ध्यान रखने योग्य ये बात होगी कि आपको उसका चिन्ह अवश्य बदलना है, और अगर आपने चिन्ह बदलने में गलती की तो आपका सवाल बिल्कुल गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं कि HCF जो है 9 जो है LCM के गुणा में है, मतलब गुणा की संख्या को हम पक्षांतर करेंगे तो दूसरे पक्ष में आकर वो क्या होगी? भाग होगी, मतलब वो दूसरे पक्ष में आकर इधर वाली संख्याओं को विभाजित करेगी। तो आइए लिखते हैं 306 गुणा 657, और 9 उधर गुणा में था, पक्षांतर होकर भाग में आ जाएगा, बराबर LCM। अब चूंकि इसमें एक बात और बता दूं, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इन दोनों को गुणा कर देते हैं। गुणा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इससे आपकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, आपकी संख्या गुणा होकर, एक तो आप पहला गुणा करने में, गुणनफल करने में आप समय बर्बाद करेंगे, तो हमें वो समय बचाना है, और वो समय बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधा आपको इस 9 से ये जो दोनों संख्याएं जो गुणा के रूप में हैं, दोनों में से किसी एक संख्या को 9 जिसको भी विभाजित कर सकता हो या दोनों को कर सकता हो, तो दो में से करना तो हमें एक को ही है, तो आप 9 से भाग देंगे। 9 से भाग देंगे तो 9 से हम 306 को भाग देते हैं, तो 9 तिया 27 होता है। 30 27 आया, बचे 3, तो 9 चौके 36, तो 9 से हमने 306 को भाग दिया तो 34 आया। 34 आया तो अब 34 गुणा 657 बराबर LCM। तो अब हम इनका गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 22,338 बराबर LCM। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार और हम दोहराते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ये आपका जांच वाला सूत्र है जिससे आपको LCM, आप इस सूत्र के माध्यम से LCM भी पता कर सकते हैं, HCF भी पता कर सकते हैं, या दो संख्याओं में से कोई एक संख्या आपको पता करने के लिए दी जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सवाल आपको प्रश्नावली में ये दिया है तो सिर्फ LCM ज्ञात करने के लिए ही दिया जाए। आपको कोई भी दो संख्याएं देकर LCM दे दिए जाए तो HCF पता करना होगा। हो सकता है आपको HCF LCM दोनों दे दिए और दो संख्याओं में से एक संख्या कोई दे दी तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना होगी। तो इस तरह से भी आपसे सवाल बदलकर पूछा जा सकता है। आप सिर्फ इसको रटने पर ध्यान ना दें, इसके सीखने पर ध्यान दें और ये सूत्र याद करें। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। हमारी दो संख्याएं थी 306 और 657, दोनों को गुणा के रूप में लिखा, बराबर LCM इंटू 9। अब भाई हमने देखा, हमने आपको बताया कि 9 गुणा में था, पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर संख्या अपने विपरीत चिन्ह में आ जाती है, गुणा की संख्या 9 भाग में आ जाएगी। दोनों में से किसी एक संख्या को भाग दे सकते हैं, तो हमने 306 को भाग दे दिया, भाग देने पर 34 प्राप्त हुआ। 34 और 657 का गुणा करने पर 22,338 प्राप्त होता है। तो आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हो, अतः 306 तथा 657 का LCM 22,338 है। इस तरह से आप अपने आंसर को लिखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सवाल हल करने के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लिखकर स्पष्ट रूप से बताना आपके लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे जो चेकर जब आपके सवाल चेक करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, तो उन पर आपका एक इम्प्रेशन अलग ही बनता है।
जिससे वो आपकी कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं, ताकि अगर आपकी कॉपी में छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती हैं तो वो चेकर जो हैं उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए इन बातों का खास तौर से ध्यान रखें कि हमें अपने सवाल को एग्जीक्यूट, हमारे सवाल को समाप्त कैसे करना है। तो इस तरह से हमारा दोस्तों ये चौथा प्रश्न होता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अब भाई एक सिंपल सा बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन सवाल अगर पढ़ते हैं तो लोगों के दिमाग घूम जाते हैं। बहुत छोटी सी बात है भाई, यहाँ पूछ रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n को, n मतलब कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर से तात्पर्य है, n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। भाई यहाँ पर आपको एक 6n नंबर दे दिया है, 6 to the power n एक नंबर है, और अब n कोई भी संख्या हो सकती है। भाई ये कुछ भी हो सकता है, n की जगह पर आप 2 भी लिख सकते हैं, n की जगह पर आप 3 भी लिख सकते हैं। भाई अब 2 लिख दिया अर्थात क्या हो गया, वो 6 गुणा 6 हो गया। 3 लिख दिया, 6 गुणा 6 गुणा 6 हो गया। तो इस तरह से तो जब आप हल करेंगे तो आपको समाप्त होने वाला अंक जो होगा, अर्थात इकाई का अंक जो होगा, किसी भी तरह से हल करेंगे तो आपको 6 ही प्राप्त होगा। लेकिन सवाल में पूछा है क्या इसको हल करने पर 6n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए हम इसको समझते हैं। भाई 0 पर समाप्त करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाए कि जो ये संख्या लिखी है, क्या ये संख्या, हम यहां इस तरह से लिखेंगे, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो इसका तात्पर्य है, तो वह संख्या 2, 5 तथा 10 इनमें से किसी भी संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, क्या समझा? अगर हम बात कर रहे हैं यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त करनी है, कोई 0 पर समाप्त होती है, तो उसके गुणनखंड में 2, 5 या 10 आना चाहिए, या फिर वो संख्या 2, 5, 10 किसी भी संख्या से विभाजित होना चाहिए। अब बात यहां हो रही है 6 की पावर n, 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो आइए हम वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे 6n को कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड में 2 गुणा 3 आता है। ठीक है, अभी हमने पिछले सवालों में गुणनखंड करना सीखा। इतने सारे सवालों को करने के बाद गुणनखंड करना आपको मेरे ख्याल से थोड़ा आसान हो भी गया होगा। तो कुछ संख्याओं के गुणनखंड हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर हम उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो 6 के गुणनखंड लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 गुणा 3 होता है। अब भाई 6 की घात 3 लगी है, और सॉरी n लगी है, तो हम 2 गुणा 3 की घात भी n लिख सकते हैं। अर्थात आप इसको 2 की घात n गुणा 3 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा अभी ऊपर कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2, 5 तथा 10 से विभाजित होती है। अब हमने यह 6 के गुणनखंड लिखे, 2 तो आता है, लेकिन क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? क्या ये संख्या 10 से विभाजित है? नहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि 6n के गुणनखंड में गुणनखंड में 5 नहीं आता है। क्या नहीं आता है? 5 नहीं आता है। अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, यह संभव नहीं है।
किसी भी संख्या के गुणनखंड में या किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने में हमें उसके गुणनखंडों पर विशेष तौर से ध्यान देना है। तो भाई जैसे 6n की बात हो रही थी, 6n के गुणनखंड हमने लिखे 2 गुणा 3, जो कि जिसके गुणनखंड में 2 तो आता है लेकिन 5 या 10 से ये विभाजित नहीं होती है, गुणनखंड में 5 या 10 नहीं आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n जो है उसके गुणनखंड में 5 नहीं आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n जो है शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो भाई हमने देखा कि देखो सवाल घुमाने वाला है लेकिन हल करने पर पाते हैं बहुत छोटी सी बात है, इसमें बहुत बड़ी बात कोई नहीं है, सिंपल सा सवाल है आपका। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। भाई यहाँ क्या कह रहे हैं, व्याख्या कीजिए। क्या व्याख्या करनी है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, या फिर और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो भाई अभी अभाज्य गुणनखंडों की बात हो रही थी, अब बात हो रही है भाज्य की। तो भाज्य एक बार और हम आपको रिमाइंड करा दें, भाज्य संख्या वो जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है या जिसके गुणनखंड अपने अलावा और भी होते हों, स्वयं के अलावा और भी संख्याएं गुणनखंड होती हों, भाज्य संख्या। तो आइए सवाल पर ध्यान देते हैं। तो भाई पहला यहां पर बोला है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। पहले इस संख्या की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो यहां तक तो आप देखेंगे इतना हिस्सा तो आपका गुणा के रूप में है और उसके बाद प्लस लगाया है और फिर 13 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको एक कॉमन नंबर देखना है और स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है सामने कि कॉमन नंबर क्या है, 13। तो आप उस कॉमन नंबर को बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट से बाहर। कॉमन नंबर लिखा, 7 की जगह पर 7 गुणा 11 गुणा, भाई 13 तो कॉमन चला गया ना, और जो संख्या कॉमन चली जाती है उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, 1। ठीक है, फिर आगे प्लस लगा है, प्लस लगाया, 13 कॉमन जा चुका है तो वहां क्या लिखा जाएगा, 1। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ब्रैकेट को हल करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे तो बाहर है 13 गुणा 7 गुणा 11 77 और गुणा 1 तो 77 ही प्राप्त होगा प्लस 1। फिर कोष्टक हल करेंगे, 77 प्लस 1 78। गुणा करें तो गुणा करने पर हम पाते हैं कि 1014 हमारा उत्तर आता है। और यहाँ पर आप सभी सवालों के सभी स्टेप बना दें ऐसे, ये चिन्ह भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कौन सा, एक ये और एक ये, दोनों में क्या फ़र्क है, ये जो है आपको किसी भी चीज़ को बराबर बताएगा। क्या बताएगा, बराबर के रूप में बताएगा। ये जो है आपकी स्टेप को दिखाता है कि ये सवाल अगला, इसके बाद अगली स्टेप ये है, इसके बाद अगली स्टेप ये है, इसके बाद अगली स्टेप ये है। तो ये चिन्ह जो है आपको एरो के इक्वल में, आप जब एरो का निशान लगा देंगे तो वो आपका स्टेप बन जाता है, और अगर आपने एरो नहीं लगाया तो बराबर। तो दोनों में फर्क है, इसलिए दोनों एक जैसा लगाने की गलती ना करें। तो अब हमने यहां देखा भाई, हमने आंसर आया हमारा 1014। अब हमने पाया कि हमें क्या बताना था, भाज्य संख्याएं। चूंकि हमने अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके गुणनखंड संख्या स्वयं हो, लेकिन हमने यह देखा कि इस संख्या में हम लिखेंगे, इसका आंसर कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, चूंकि इस संख्या के गुणनखंड क्या लिखेंगे, चूंकि इस संख्या के गुणनखंड तेरह के अलावा
अन्य और भी गुणनखंड हैं, अन्य और भी हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके गुणनखंड और भी हैं, एक अभाज्य संख्या के अलावा और भी गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए भाज्य संख्या है। तो हमने पहले भी ध्यान दिया, फिर से एक बार और ध्यान दे लें, भाज्य वो जिसके कई सारे गुणनखंड हो, जो कई संख्याओं से विभाजित हो सकती हो। अभाज्य वो जो सिर्फ स्वयं से विभाजित होती है। सवाल में पूछा गया है भाज्य संख्या, तो हमने यहाँ देखा कि 13 के अलावा और भी गुणनखंड आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे तो भी आप इसी प्रकार पाएंगे कि वह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप इस सवाल को हल करके देखें, कमेंट बॉक्स में हमें हल करके बताएं, और अगर यदि आपको डाउट होता है तो फिर आप हमसे पूछें, तो हम आपको अगली वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये 6वां प्रश्न होता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, अगले और अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि बहुत छोटा सा, बहुत सरल सा सवाल। देखने में आपको लिखा हुआ तो बहुत बड़ा दिख रहा होगा, है ना। सवाल पढ़कर आप समझेंगे ना इसका तो हल जो है बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये एक बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या कह रहे हैं, सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? वृत्ताकार पथ है ना, गोल। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, कितने चक्कर? एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने? 18 मिनट लगते हैं। सवाल पढ़ते जाएं और बातें नोट करते जाएं। तो लिखेंगे सोनिया एक चक्कर लगाने में समय लेती है। कितना? 18 मिनट। या आप ये भी कह सकते हैं सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, तो वो 18 मिनट है। आगे बढ़ते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। ठीक है, तो उसका समय नोट कर लें। रवि एक चक्कर लगाने में समय लेता है कितना? 12 मिनट। ठीक है, तो दोनों का समय ये हो गया हमारे पास। अब मान लीजिए, क्या कह रहे हैं? मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये सवाल आपके 10th के लिए तो है, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूजफुल है। इस तरह के सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए कि दो व्यक्तियों का समय दिया गया है, दोनों एक एक चक्कर लगाने में इतना अलग अलग, दोनों का अपना अपना समय है, और बात हो रही है दोनों के एक साथ मिलने में कितना समय लगेगा, एक ही बिंदु पर दोनों कितने समय में एक साथ मिलेंगे। तो जब इस तरह की बात होगी तो आपको कुछ और नहीं सोचना है, सिर्फ एक बात अपने दिमाग में लानी है कि आपको उस सवाल में एलसीएम लघुत्तम समावर्ती ही निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे, तो आपसे क्या पूछा गया है कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः एक प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिखते हैं दोनों एक ही समय में मिलेंगे ब्रैकेट में आप एलसीएम लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर, तो हम दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 18 के गुणनखंड करते हैं, तो 18 के गुणनखंड करते हैं तो 2 नाम 18, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 3 9, और फिर 3 से भाग जाएगा 3 एकम 3। फिर 12 के करेंगे तो 2 6 12,
फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो इस तरह से हमें दोनों के समय का गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद फिर हम उनके गुणनखंड लिखेंगे। 18 के गुणनखंड आते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 के गुणनखंड लिखते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरह से गुणनखंड लिख लिए जाएंगे। बात आती है एलसीएम की, तो हम लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम बराबर। तो फिर वही बात, एलसीएम मतलब सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन नंबर्स। तो कॉमन नंबर क्या है भाई, तो सबसे पहला कॉमन नंबर आपका आता है 2, तो आपने 2 लिखा। फिर देखा, फिर कॉमन नंबर क्या है 3, तो हमने 3 को लिखा। फिर उसके बाद एलसीएम में कॉमन नंबर निकालने के बाद फिर आपको क्या देखना है, बाकी बचे हुए नंबर्स। तो बाकी बचे हुए में आपके 2 और 3 आते हैं। तो हमने कॉमन नंबर्स लिख लिए, बाकी बचे हुए नंबर्स लिख लिए। उसके बाद आपको इन सभी को आपस में गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो एलसीएम कितना आता है, 36 आता है। तो अब इसका हम कंक्लूजन या इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ नीचे सवाल में नीचे की तरफ लिखना है आपको, मैं यहाँ जगह के हिसाब से लिख देता हूं। अतः दोनों 36 मिनट में 36 मिनट बाद एक साथ एक बिंदु पर मिलेंगे। तो इस तरह से आपका ये सवाल पूरा होता है। ये लिखना आपके इंप्रेशन के लिए, आपको सवाल, ये बात जो है ना, ये आपका लास्ट स्टेटमेंट, ये आपके सवाल को कंप्लीट करता है, ये आपके सवाल को पूरा करता है, आपके इंप्रेशन को बढ़ाता है, आपके इंपैक्ट को बढ़ाता है। इसलिए ये लास्ट में कंक्लूजन हर सवाल में लिखना बहुत जरूरी है। आशा करते हैं आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट में कर हमको बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।